students, we have studied the concepts of electric charges, electrostatics Coulomb's force, and electric field. Now, we will study about electric flux. But before starting the topic electric flux, we need to know some basic calculations and concepts so that we can understand the concept of electric flux easily. Through this video, I will discuss all the necessary essential basics. तो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जरूरी सभी बेसिक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक कैलकुलेशन है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ कोई वेक्टर थीटा एंगल पर है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम ए एक्स से इंडिकेट करेंगे, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम ए वाई से इंडिकेट करते हैं। ए एक्स की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में मिलेगी हमको, मतलब कितनी मिलेगी? वो होगी ए कॉस थीटा। सिमिलरली वाई जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमको साइन थीटा के टर्म्स में मिलेगी। वो कितनी होगी? तो वो होगी ए साइन थीटा। ठीक, तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक, इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो वो होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा, साथ ही कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अब दो तरह के यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे। एक तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, मतलब कोई भी वेक्टर दिया होगा उसके एलोंग क्या होगा यूनिट वेक्टर, और दूसरा जिसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, तो पहले हम रैंडम वाले की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो फिगर से दिख ही रहा होगा कि दोनों के तीर की लंबाई अलग अलग है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। साथ ही साथ चूंकि एरो का डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, मतलब ए और बी का डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए या ए वेक्टर के एलोंग चाहिए तो क्या करना होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देना है। ठीक है, सिमिलरली अगर यूनिट वेक्टर इस बी वेक्टर के एलोंग लेना में निकालना है या इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो यहां भी क्या करेंगे? हम बी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो इससे हमको ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जिसको हम इंडिकेट करेंगे कैसे? ए कैप से। सिमिलरली इस तरह हमको बी कैप मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक, तो ये दो रैंडम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हो गए। फिक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होंगे? तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम तीन डायरेक्शन तो रेफरेंस के लिए फिक्स मानकर चलते हैं, एक्स वाई और जेड, है ना। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम मानते हैं आई कैप। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम मानते हैं जे कैप, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम मानते हैं के कैप। अगर हमको निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ का यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस आई कैप। निगेटिव वाई डायरेक्शन के लिए हो जाएगा माइनस जे कैप, और निगेटिव जेड डायरेक्शन के लिए हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो इस तरह हमने रैंडम डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब यूनिट वेक्टर का चूंकि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पर्पस होगा इस चीज का। तो यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे होता है?
तो अगर किसी भी मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी ही होगी, तो अगर किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन असाइन करना है तो हम क्या करते हैं, हमको जो भी डायरेक्शन असाइन करना होगा उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर से इस स्केलर क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, इस बात को वर्ड्स में मैंने यहां लिख भी दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू असाइन डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी। द आंसर विल बी बाय मल्टीप्लाइंग द स्केलर बाय अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है उसको। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है 5 को हमको डायरेक्शन असाइन करना है इस बी वेक्टर वाला, तो क्या करेंगे, 5 को बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए कैप वाला डायरेक्शन देना है, मतलब ए का डायरेक्शन देना है, तो क्या करेंगे, 5 को ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 को वाई डायरेक्शन देना है तो हम क्या करेंगे, जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जिस स्केलर क्वांटिटी को जो भी डायरेक्शन देना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेसिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा कंसर्न है एरिया को वेक्टर बनाना। एरिया मीन्स सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए कि ये एरिया है मेरे हाथ में, स्क्वायर है। ठीक, इसका जो सरफेस एरिया है वो है एस। क्या है, एस। ठीक, बहुत से बुक्स में आपको ये ए से भी इंडिकेट मिलेगा, ए फॉर एरिया, या फिर अगर एस लेते हैं तो एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, तो सिर्फ एस या ए का सिंबल का डिफरेंस होगा, हम लोग यहाँ पे एस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मान लिया कि इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज एस। एस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर का एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल होता तो एल इंटू बी हो जाता, अगर ट्रायंगल होता तो हाफ बी एच हो जाता एस का वैल्यू। ठीक, तो देखिए पहले तो हम देखते हैं कि अगर इस एरिया को, एरिया के मैग्नीट्यूड को एक्स या वाई या जेड का डायरेक्शन देना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, एरिया के मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स का डायरेक्शन मिल जाएगा उसको, है ना। तो एरिया अब जो है स्केलर क्वांटिटी ना होके एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा एस और डायरेक्शन होगा आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, अगर हमको वाई का डायरेक्शन देना है एरिया को तो हम क्या करेंगे, एस को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमको एरिया वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा एस और डायरेक्शन होगी जे कैप, मतलब वाई डायरेक्शन। ठीक, सिमिलरली जेड डायरेक्शन देने के लिए भी वही काम, एस को के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एस लेकिन डायरेक्शन होगी के कैप, मतलब जेड डायरेक्शन के अलोंग। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस एरिया को नॉर्मली अपवर्ड या नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे देते हैं। तो यहां नॉर्मल की बात हम कर रहे हैं। नॉर्मल का मतलब है कि एरिया का जो ये प्लेन है ना, ये जो सरफेस होता है दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ एरिया। ठीक, इसी सरफेस पे, मतलब इसी प्लेन पर नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन, और इसी सरफेस पे या इसी प्लेन पर नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन हम कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हमें 2 स्टेप में काम करना होता है। क्या, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है मेरे पास इसके प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, कहीं भी। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो परपेंडिकुलर सीधा ऊपर निकला, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, है ना। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उस परपेंडिकुलर के अलोंग हम एक
यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो चूंकि परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है। और परपेंडिकुलर किस पे है, एरिया के प्लेन पर है ना। तो चूंकि परपेंडिकुलर जो था वो एरिया के प्लेन पर है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये जो उस परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया है वो भी क्या होगा, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। क्लियर है। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि उस परपेंडिकुलर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया। इस यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर प्लेन ऑफ एरिया के नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप इसको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। इन जनरल बुक्स में आपको जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर के नाम से मिलेगा। ठीक, तो अभी जो ये यूनिट वेक्टर है वो किधर है, प्लेन पे ऊपर है, इसीलिए नॉर्मली अपवर्ड यूनिट वेक्टर हो गया ये। यही अगर यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ हो डायरेक्टेड, मतलब परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, मतलब नॉर्मली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल हमारे पास कंडीशन मिल जाते हैं कि इस प्लेन पे हम या तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड मान सकते हैं या हम नीचे की तरफ डायरेक्टेड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेप का काम हो गया। तीसरे स्टेप में अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। हम क्या करेंगे, इस एरिया के मैग्नीट्यूड को एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इन जनरल हम अपवर्ड डायरेक्शन ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर को जब एन कैप से एरिया के मैग्नीट्यूड को जब एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो एरिया क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, एस, और डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन। अब है कि किसके नॉर्मली, तो याद रखना है प्लेन ऑफ एरिया के नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, मतलब एरिया वेक्टर एरिया के प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज यहां पे वर्ड्स में भी लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू असाइन अ डायरेक्शन नॉर्मली अपवर्ड और डाउनवर्ड टू अ गिवन एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया बाय अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। ठीक, और उसको हम क्या मान लेंगे, एन कैप मान लेंगे। ठीक, तो एस अगर मैग्नीट्यूड है एरिया का, तो एन कैप से मल्टीप्लाई कर देने पे हमको एस वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो इस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, एस, और इस एस वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा, एन कैप। तो अब देखना होगा कि एन कैप किधर लिया, ऊपर लिया या नीचे लिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं। मान लीजिए एन कैप इस तरफ ले रखा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये एन कैप हुआ, है ना। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी वो इसके प्लेन के लिए किया, क्योंकि ये एरिया आपको साइड से देखने पे एक लाइन जैसा ही दिखेगा, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसको एरिया को रखा, तो अब क्या हो गया, अब जो है एरिया का जो प्लेन था उसके ऊपर ये एन कैप वेक्टर जो है वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो बस इस एरिया के वैल्यू को इस एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, जो यहां फॉर्मूले में किया हुआ है। तो हमको ये एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में बदल जाएगा। ठीक, क्लियर है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको कुछ और बातें पढ़नी है, जैसे एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट होता है, तो चूंकि हमने एरिया को भी वेक्टर बना लिया है तो एरिया वेक्टर का भी कंपोनेंट पॉसिबल है ना। दूसरी बात है कि अब हम सीखेंगे उसके बाद कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू अनदर गिवन वेक्टर कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर जो होगा उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो चूंकि वेक्टर है तो इसके भी दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एक्स वाला जो कि कॉस थीटा से मिल जाएगा, और दूसरा वर्टिकल वाला है ना, मतलब वाई वाला मतलब साइन थीटा से जो मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ एन वेक्टर एन कैप खोजना है। तो देखिए, ये कुछ ऐसी स्थिति है फिगर में, ये प्लेन हो गया ये वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक। तो हमको एन कैप कहाँ चाहिए? इस प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये कुछ इधर मिलेगा, है ना, इस तरफ, ठीक, इस वाली ग्रीन लाइन से थोड़ा सा ऊपर। तो बना देते हैं। ये हमारा एन कैप वेक्टर हो गया जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ लाइन पे, ठीक है, प्लेन ऑफ एरिया पे, ये वाला, ठीक। तो देखिए, अगर हमारा एरिया कुछ इस तरह से होता तो अभी ये क्या है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, और इस केस में देखिए घुमा दिया हमने तो कुछ एंगल पे हो गया अभी एक्स एक्सिस के साथ। तो मान लेते हैं कि वो एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा, ठीक। तो अब चूंकि जो ये एस वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसी की तरफ होगा, एन कैप के ही अलोंग होगा। मतलब ये जो डायरेक्शन है वो एन कैप का है, मतलब कि एस वेक्टर का है। तो इस एस वेक्टर का जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक इस तरफ एस कॉस थीटा कंपोनेंट और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जो वाई डायरेक्शन का होगा, ये क्या होगा, एस साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हमने एस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट डिफाइन कर लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर के अलोंग हमको बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। तो पहले तो बी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, क्योंकि ये थीटा एंगल पे है इसलिए इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये और एक ये हो गया बी साइन थीटा कंपोनेंट, ये हो गया बी कॉस थीटा कंपोनेंट। तो फिगर से ही क्लियर होगा कि ए वेक्टर के अलोंग इस बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, मतलब पैरेलल, ये वाला, मतलब ए वेक्टर के अलोंग, मतलब ए वेक्टर के पैरेलल जो बी वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या हो गया, बी कॉस थीटा हो गया, ठीक। सिमिलरली इस कंडीशन में भी देखिए थोड़ा टिल्ट कर दिया है, तो ए वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल पे है, तो अगेन बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ए वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट हो गया, बी का, बी कॉस थीटा वाला, है ना। और अगर यहाँ पे हमको ए का कंपोनेंट बी के अलोंग पूछता, मतलब ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी पूछता, तो कैसे होता। तो देखिए, बी के रिस्पेक्ट में ए कितने पे है, थीटा एंगल पे है ना। तो एक कंपोनेंट इधर निकल जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ निकल जाएगा, ये एक कंपोनेंट इस तरफ, तो वो हो गया ए कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ परपेंडिकुलर आपस में, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो देखिए, बी वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा,
ठीक, मतलब ए कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक, क्लियर है ये चीज। तो इस तरह हमने एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के एलोंग निकालना सीख लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ मेन सपोर्टिंग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या है वो। तो अब हमको बात करना है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सरफेस एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी हमने बना लिया है एन कैप से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमको देखना है कि सरफेस एरिया का कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर सरफेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, या फिर पैरेलल टू सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये फिगर पहले आप समझ लीजिए। ये हमने यहां पे एक एरिया रख दिया है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया एन कैप। ठीक, एन कैप से जब एस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया का वैल्यू हो गया एस, तो वो क्या दे देगा, एस वेक्टर दे देगा। तो एस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, जो कि इस एन कैप का डायरेक्शन होगा, है ना। तो देखिए ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अभी अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग था एन वेक्टर एन कैप या एस वेक्टर, तो अब कितना पे है, मान लिया थीटा एंगल पे। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया थीटा, है ना। तो एन कैप का एंगल कहें हॉरिजॉन्टल के साथ, या एस वेक्टर का एंगल कहें हॉरिजॉन्टल के साथ, बात तो बराबर ही है, क्योंकि एस वेक्टर और एन वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एस को हमने वेक्टर बनाया ही एन कैप की मदद से है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। ठीक, तो अब देखिए फिगर से ही क्लियर है, क्योंकि हम ये सपोर्ट कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो फिगर से ही क्लियर है कि एन कैप का कंपोनेंट ई के अलोंग या एस वेक्टर का कंपोनेंट ई के अलोंग, मतलब ई के पैरेलल क्या होगा, एस कॉस थीटा होगा, है ना। सिमिलरली ये वाला सिचुएशन देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग एन कैप या एस वेक्टर क्या होगा, तो ऑब्वियसली फिर से कॉस थीटा वाला ही होगा, ई कॉस थीटा। ठीक, क्लियर है। तो देखिए जो ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट हमने निकाला है वो क्या है, वो है अलोंग एस वेक्टर है या पैरेलल टू एस वेक्टर है। ठीक, अब चूंकि एस वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया होता है। जो एस वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, क्योंकि एस वेक्टर बनता है एन कैप की मदद से। एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ एरिया के, तो इस कारण से एस वेक्टर भी प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस कारण से जो ये जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं पैरेलल टू एस वेक्टर या अलोंग एस वेक्टर, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्लेन के और ये इसके अलोंग है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ एरिया के, है ना। मतलब ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो क्या है, प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट निकाल लिया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया या फिर पैरेलल टू सरफेस एरिया वेक्टर या फिर अलोंग सरफेस एरिया वेक्टर। ठीक, साथ ही साथ हम एस का भी कंपोनेंट अलोंग ई वेक्टर या पैरेलल टू ई वेक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसमें हमको इन दोनों
बेसिक कैलकुलेशन की मदद लग गई। ठीक, अब यहां पे एक और चीज नोटिस करना है कि जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है, वो है एन कैप और ई वेक्टर के बीच में, है ना। तो चूंकि एस वेक्टर भी एन कैप के ही अलोंग है, मतलब ये थीटा एंगल किसके बीच हो जाएगा, एस वेक्टर और ई वेक्टर के अलोंग के बीच में, है ना। मतलब ये थीटा एंगल हम दोनों बात कह सकते हैं कि थीटा किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और एन कैप के बीच का, या ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का। ठीक, इस बात की भी जरूरत पड़ेगी हमको जब हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब हमको एक और चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो ई की बात हम करते हैं, ई वेक्टर की बात करते हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है along with its डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये किसी पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम में डिफाइन नहीं होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सरफेस पे, इस सरफेस को अगर हम छोटे छोटे एरिया में तोड़ें और वो छोटे छोटे सरफेस एरिया इतने छोटे होते चले जाएं कि वो एक पॉइंट के बराबर हो जाए, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है, कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन है, और चूंकि वैसे ही बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके ये टोटल एरिया बनता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पूरे एरिया में वो कैसे निकलेगा। तो देखिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है ना। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना, तो जो एरिया है वो तो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है ना। ये छोटा सा एरिया हमने बना लिया, इसका वैल्यू मान लिया एस। तो इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी होंगे, तो सभी नंबर ऑफ पॉइंट मिलके एस का वैल्यू देते हैं, तो ई इंटू एस कर देते हैं हम। ठीक, तो ई इंटू एस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया एस मिल जाएगा, है ना। अब यहां भी हमको एक स्पेशल वैल्यू ऑफ ई की बात करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एस वेक्टर कितना होगा इस पूरे एरिया के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, सिर्फ इस ई की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ई कॉस थीटा से। क्यों, क्योंकि ई कॉस थीटा ही किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस एरिया पर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया का वैल्यू है, या पैरेलल टू एस वेक्टर है, या अलोंग एस वेक्टर है। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका, प्लेन ऑफ एरिया का, मतलब पैरेलल टू एस वेक्टर या अलोंग एस वेक्टर। ठीक, तो हमको चूंकि क्या निकालना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही निकालने हैं कि इस टोटल एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो हम यहां क्या करेंगे कि एक पॉइंट पे जो
परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा यहां कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, E cos थीटा करेंगे और इनटू में S कर देंगे, है ना। तो ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया या फिर पैरेलल टू S वेक्टर या फिर अलोंग S वेक्टर। ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत? यही जो वैल्यू हमको मिलती है, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया, या फिर इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलरली या पासिंग नॉर्मली टू द प्लेन ऑफ अ गिवन एरिया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो ये क्वांटिटी क्या कहला गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला गई। इसको हम इंडिकेट करते हैं फाई से, 0 लिख के पेट चीड़ देना है इसका। ठीक, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है इसलिए हम यहां पे कैपिटली मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सीधे लिखे तो ये ऐसा। ठीक है, तो E cos थीटा इंटू S क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हमने एक पर्टिकुलर नाम असाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया, मतलब टोटल फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी जितनी चीजें समझाई हैं और बेसिक कैलकुलेशंस को लेके जितनी चीजें बताई हैं, उनमें अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी सपोर्टिंग कैलकुलेशंस एंड कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड होप कि वो आप सभी को समझ में आ गया हो। उनमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी या डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन निकली वो क्या निकली, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन एरिया, है ना। अब है कि चूंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू प्लेन ऑफ एन एरिया एस। ठीक, अब फॉर्मूला क्या निकल के आया था, फॉर्मूला निकल के आया था E cos थीटा इंटू S। तो इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, है ना। अब चूंकि ये जो थीटा था वो एंगल था बिटवीन E वेक्टर एंड S वेक्टर, इसीलिए ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं वो किसके जैसा है, वो डॉट प्रोडक्ट के जैसा है, क्योंकि E भी वेक्टर है, S को भी हमने वेक्टर बना दिया था, और थीटा इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला या तो आप कंपोनेंट्स के टर्म्स में डिटेल में लिखें E cos थीटा इंटू S या
E इंटू एस कॉस थीटा लिखें, या फिर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखें E डॉट एस। ठीक, अब यहां पे E cos थीटा क्या था, वो था कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एस वेक्टर या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया, है ना। यहाँ S सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे E सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर हो जाएगा, और S cos थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ एस वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, अब हम स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्लेन ऑफ एरिया, ध्यान दीजिएगा, प्लेन ऑफ एरिया वो कैसा है, वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, है ना। इसको वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे बात कर सकते हैं, तो एरिया को वेक्टर कैसे बनाते हैं, इस पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर डाल के। तो अब इस एरिया को का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, जो कि इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है ना। तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि पहला कंडीशन हम स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा एरिया वेक्टर हो तब का। ठीक है, तो इस केस में क्लियर है कि जो एन कैप है, मतलब जो एस वेक्टर का डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसा है, पैरेलल है। इस केस में जो थीटा बनेगा, थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एस वेक्टर, है ना, वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। तो इस केस में देखिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ E इंटू एस बचेगा। तो E इंटू एस बच गया, है ना। साइन कैसा मिला, कुछ भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात नहीं करते, हम यहां पे बात करते हैं पॉजिटिव फ्लक्स की। ठीक, ये कब होगा, जब सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, मतलब जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन कि जब इस सरफेस एरिया वेक्टर को हम घुमा के कुछ ऐसा कर दें, मतलब जब एन का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। और इस केस में देखिए प्लेन ऑफ एरिया कैसा हो रहा है, प्लेन ऑफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जा रहा है। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन ऑफ एरिया के बीच दिया है, या एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का दिया है, या एन कैप के बीच का दिया है। ठीक है, इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो इस केस में एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन ऑफ एरिया पैरेलल है ना। देखिए हमको मतलब है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन से विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पे जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इस केस में देखिए फ्लक्स कितना होगा, तो चूंकि cos 90 0 होता है, इसलिए ओवरऑल ये टोटल फ्लक्स को 0 बना देगा। तो हम इसको जो है वो 0 फ्लक्स कहेंगे सिंपली। ठीक, 0 फ्लक्स कब होगा, जब या तो प्लेन ऑफ एरिया पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, तीसरा कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन का ठीक उल्टा। अभी हमने 0 डिग्री वाले पोजीशन से बदल के 90 डिग्री किया था, और अब इसको पलट के इस तरफ कर देंगे। मीन्स अगेन प्लेन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, मतलब जो एरिया वेक्टर को डिफाइन करेगा, वो किस तरफ है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, मतलब
कुछ ऐसा सिचुएशन, तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, क्लियरली 180 डिग्री का। तो इस केस में थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर वो कितना, 180। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है, इसलिए वैल्यू हो जाएगी माइनस में ES, है ना। तो इसको हम मिनिमम फ्लक्स नहीं कहेंगे, हम इसको नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन की बात हो गई, और फ्लक्स में क्या स्पेशल केस हो सकते हैं उसको डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज बच जाती है कि यूनिट क्या हो सकता है फ्लक्स का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या है, ES है ना। ये ES अगर मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, है ना। और सरफेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम पलट के कुछ इस तरह भी सुंदर से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इनवर्स वाले को अलग करके लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है कि भले ही फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस एरिया वेक्टर से मिलता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी से ही मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्लियरली देख ही रहे होंगे कि ये फॉर्मूला अपने आप मैथमेटिकली मॉडिफाई हो गया, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसे भी क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और ऐसे भी ये स्केलर ही है क्योंकि हम यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेल्ड मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बार बार यूज करते हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, है ना। तो चूंकि हम यहाँ टोटल नंबर की बात कर रहे हैं फील्ड लाइंस के, जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रही हो किसी गिवन प्लेन ऑफ एरिया को। तो चूंकि यहां नंबर की बात है, तो नंबर में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसको आप बुक से सेल्फ स्टडी करें, खुद के नोट्स बनाएं, इससे आपको अपना कंसेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि किसी लार्ज एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि किसी लार्ज एरिया के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया दिया हुआ है जिसका टोटल एरिया है S। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इंडिकेटेड है, कैपिटल E है वैल्यू। तो इस सिचुएशन में पूरे एरिया S के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बड़े एरिया को छोटे छोटे एरियाज में तोड़ देंगे, ठीक है, और उनकी नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि सभी जो एरियाज हैं छोटे वाले, उनकी वैल्यूज अगर अलग अलग हैं, तो हम नेमिंग कर देते हैं del S1, del S2, del S3, del S4, del S5, इस तरह से del Sn तक, ठीक। तो इस टोटल एरिया का वैल्यू कैसे मिल जाएगा इन छोटे एरिया की मदद से। तो सभी छोटे एरियाज को जोड़ते चले जाए तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया कि इस बड़े एरिया को इस तरीके से छोटे एरियाज में तोड़ दिया। इनको हम कहते हैं एलिमेंटल एरिया। क्या बोलते हैं, एलिमेंटल एरिया बोलते हैं इन छोटे एरियाज को, ठीक। तो ये पहला स्टेप जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक। सेकंड स्टेप में अब हम क्या करते हैं कि चूंकि एरिया को वेक्टर बनाने की जरूरत है, तो हर एलिमेंटल एरिया पर
नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करके और फिर उस एलिमेंटल एरिया के मैग्नीट्यूड को उस नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमको एलिमेंटल एरिया वेक्टर मिल सके, है ना। तो ये स्टेप 2 का काम हो गया कि पहले हम एन कैप वेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को एन कैप से। तो डेल S1 को N1 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल S1 वेक्टर मिल गया। डेल S2 को N2 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल S2 वेक्टर मिल गया, है ना। सिमिलरली डेल S3 को N3 से, डेल S4 को N4 से, डेल S5 को N5 से, है ना। तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता ही है, E दिया हुआ है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होगा इसलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही होगी, इसलिए सभी जगह E रहेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही है, सरफेस एरिया वेक्टर हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ना। तो हम हर सरफेस एरिया से, मतलब हर एलिमेंटल सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, E डॉट एस या फिर ES cos थीटा, है ना। तो पहले एलिमेंटल एरिया के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा फाई E1, वो हो जाएगा E डॉट डेल S1। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, E डेल S1 इंटू कॉस थीटा 1। सिमिलरली सेकेंड एरिया के थ्रू, सेकेंड एलिमेंटल एरिया के थ्रू फ्लक्स फाई E2 हो गया, तो हो गया ये E डॉट डेल S2, मतलब E डेल S2 cos थीटा 2। थीटा 2 हो गया E और डेल S2 के बीच का एंगल। सिमिलरली फाई 3 निकाल लेंगे, है ना। सिमिलरली फाई 4, फाई 5, फाई 6, फाई 7, इस तरह से सारे फ्लक्स निकाल लेंगे सभी एलिमेंटल एरिया के थ्रू। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए टोटल एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, जितने भी फ्लक्स ये कैलकुलेट किए थे अलग अलग, उन सबको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो एक बार आप देख लीजिए इसको। अगर इस कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी इसमें 2-3 और भी बातें हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल गया है टोटल सरफेस एरिया S के थ्रू, है ना। कैसे? तो जितने भी एलिमेंटल एरियाज हैं उनके थ्रू जो भी फ्लक्स होगा उन सभी के सम के हेल्प से, है ना। तो अब हम इसको और क्या एलोबरेट कर सकते हैं, फाई E1 का वैल्यू लिख सकते हैं बस। तो E डॉट डेल S1 प्लस E डॉट डेल S2 प्लस E डॉट डेल S3, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इसको और एलोबरेट करना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, देखिए E डेल S1 इंटू कॉस थीटा 1। थीटा 1 क्या हो गया, E और डेल S1 के बीच का एंगल। सिमिलरली E डेल S2 कॉस थीटा 2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब वापस इस पे आते हैं। अगर सभी एलिमेंटल एरियाज आपस में बराबर ही हों, मान लेते हैं डेल S के बराबर हो, तब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा E डॉट डेल S, E डॉट डेल S, E डॉट डेल S डॉट डॉट डॉट, है ना। क्योंकि डेल S1 डेल S2 डेल S3 की जगह सब जगह डेल S डेल S डेल S आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी में एक चीज कि इसको हम इतना लंबा ना लिखकर
कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, समेशन ऑफ सीरीज का हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा E डॉट डेल एस, और चूंकि 1 2 3 4 5 बढ़ रहा था तो उसकी जगह हम I ले लेते हैं, और ये कहा जाएगा, यहां I की रेंज डिफाइन कर देंगे। I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, है ना? वो यहां पुट कर दिया। तो एक इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे एक चीज है कि अगर डेल एस की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब जो एलिमेंटल एरियाज हम कंसीडर कर रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये समेशन का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, और उस केस में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डेल एस की जगह हमने डीएस कर दिया। ठीक, तो जब डेल एस टेंड्स टू 0 हो तो समेशन का साइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हम एडिशन की जगह इंटीग्रेशन के प्रोसेस की मदद लेंगे टोटल फ्लक्स निकालने में। अब इसमें भी एक और चीज है लास्ट में, कि अगर ये जो सरफेस एरिया है वो अगर क्लोज्ड सरफेस एरिया हो तब क्या होगा? तो उस केस में ये जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड इंटीग्रल में बदल जाएगा, और कुछ नहीं करना हमको। क्लियर है? तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly or normally through the plane of a given area। ठीक है, क्लियर है? तो अब इस कंसेप्ट को आप लोग बुक से सेल्फ स्टडी करें, खुद का नोट्स बनाएं, और मेरी जरूरत हो तो मैंने नंबर दे ही रखा है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के नोट्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे।